बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि जराइम पेशा अफराद और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि यह तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है। 9 मई की CCTV फुटेज में पीटीआई वाले सामने लाए जाएं तो माफी मांगूंगा, जबकि नेपरा ने बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि माजी और आज का फर्क यही है कि हुकूमती जमातों से मुशावरत चल रही है, ताहम आवाम को महंगाई में रिलीफ नहीं दे सकते। यही तो सबसे बड़ा मसला है जी। और आज जो मुख्तलिफ मैंने देखा कि जो आज की खबरों में एक तो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, दूसरा ये है कि वो जो माफ़ी के हवाले से बात हो रही है और उस पर बात चल रही है सारी, वो देखते हैं कि ये अभी इसके एंड गेम क्या होता है, मंतकी अंजाम क्या होता है। और आर्मी चीफ ने भी बात की कि आइन और शरीयत के मुताबिक इंतशार की इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी को, और मुल्क जो है वो आइन और शरीयत के मुताबिक चलना चाहिए। और बिल्कुल वो दुरुस्त बात है उनकी, क्योंकि ना तो इंतशार, ना फसाद, ना अफरा तफरी, और आइन और शरीयत के मुताबिक जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है और पैसा खा के भाग गए हैं इस मुल्क का अरबों या खरबों रुपया, और जो हर रोज़ बैठ के पैसे बना रहे हैं और जिन्होंने मेगा करप्शन किए, तो उनके बारे में शरीयत के अहकामात पे अमल दरामद के या आइन के मुताबिक मुंतज़िर हैं। बड़ी हौसला अफजा तकरीर मुझे लगी इस हवाले से कि उसमें मेरा जहन तो माशी दहशतगर्दी की तरफ ही जाता है कि भाई शायद ये कहीं सोच हो, उम्मीद रखनी चाहिए। और पाकिस्तान में लोगों का पैसा पाकिस्तान में कम है, पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा है। आप देखें ना, हसीना वाजिद जो हैं, हसीना वाजिद का यकीनन उनकी मतलब हो सकता है बहुत सारा पैसा उनका बाहर हो, लेकिन अभी तक कोई सच आई है, कोई प्रॉपर्टीज वगैरह उनकी शायद लिस्टें आई हैं सामने, लेकिन हमने तो खैर कमाल ही किया हुआ है ना हमारे लोगों ने। तो कहीं इसको 1990 से शुरू करें या IPP का कितना पैसा गया है बाहर, ठीक है। अगर उनको मुआहदे ख़त्म करने हैं तो फिर उनको भी माफ़ी दे दें, वो भी माशी दहशतगर्द तो है ना। फिर वो अभी अगर मुआहदे रिवाइज नहीं होंगे, इसका मतलब वो रुपया खा के वो भाग गए माशी दहशतगर्द, तो उनका भी तो कुछ करें, ठीक है। और ये मुल्क में जो सोशल अनरेस्ट है, इसकी बहुत बड़ी वजह तो ये महंगाई और लूटमार है और चोरी चकारी है, और रिफॉर्म्स नहीं है अदारों में। कौन जिम्मेदार है इसका? तो उनको आइन और शरीयत के मुताबिक सख्त सज़ा दीजिए अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी जो बात है वो तो ये अब देखते हैं, ये मैंने कहा ना कि ये बहरान जो है ये हल हो जाएंगे हमारे अंदर के, क्योंकि मैन मेड क्राइसिस है। जिस दिन हमने तय कर लिया कि हमने ये चीज़ करनी है तो हम कर लेंगे, ये हमने खुद, ये हमारा अपना इस वक्त जो है ना, ये जो भी कुछ हो रहा है ये हमारा मैन मेड क्राइसिस है। ये हम खुद ही जो है ना पैदा करते हैं और खुद ही हल ढूंढ रहे होते हैं, और खुद ही पैदा करते हैं, खुद ही उसका हल तलाश कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना खुद ये कोई हमारा ऐसा क्राइसिस है कि जैसे होता है ना, वो पहले भी मिसाल दे चुका हूँ कि वो मतलब ये हमारा अंदर का ये कोई ऐसा इशू है ही नहीं कि जिसके ऊपर बात की जाए, ख़ासतौर पे उस वक्त जबकि दुनिया बड़े बड़े तब्दीलियों से गुजर रही है। तो हमारे तो इस वक्त इश्यूज बिल्कुल दूसरे डिस्कस होने चाहिए। एक बात जो है वो मैं तो जो उन्होंने एक बात की उसमें जो आर्मी चीफ की तकरीर थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये दो कौमी नज़रिया जो कहते थे कि खलीज बंगाल में डूब गया या ख़त्म हो गया, वो किधर है। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये बड़ा इस पे इल्मी बहस हो सकती है, बड़ी तवील, ठीक है ना। अच्छा, और इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा भी सामने आ सकती हैं, मुख्तलिफ राय भी लोग रख सकते हैं, मुख्तलिफ बात। क्योंकि देखिए बात यह है कि मैंने कहा ना, इस सवाल के कई पहलुओं से जायजा लिया जा सकता है कि भाई क्या है, लेकिन एक सवाल है कि वहाँ पर जो है, अच्छा एक इसमें अभी मैं ज़रा इस पे आता हूँ, ये दो कौमी नज़रिए वाली जो बात की उन्होंने, क्योंकि दो कौमी नज़रिए वाली बात जो है उसमें ये बात
इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर जो नारे हैं, वो नारे जो हैं वो इस्लाम के हवाले से नारे लगे हैं, अपने हकूक़ के लिए भी लगे हैं। उसमें बड़े सेकुलर और बड़े आज़ाद ख्याल शायर, और उसमें ये डॉक्टर यूनुस नोबेल इनाम याफ्ता, ये बड़े आज़ाद ख्याल शख्स हैं, बड़े ज़बरदस्त। लेकिन इशू ये है कि जो लोग निकले हैं बाहर, तो उन्होंने तो एक तो ये मुतालबा किया कि हमारे जो हकूक़ हमें दिए जाएं, ठीक है, जो बेचैनी थी, ठीक है, जो सारे इश्यूज थे वो नारे लग रहे थे। दूसरे भारत के ख़िलाफ़ लग रहे थे। तीसरे जो हैं वो हसीना वाजिद और उनके वालिद मोहतरम, और चौथी जो है वो इस्लाम के नारे लगे, जमात इस्लामी। एक यहाँ पे और बात है जो मैं मतलब उसके ऊपर कोई फैसला देने की उसमें तो पोजीशन पे तो नहीं हूँ, लेकिन बार एक सवाल यहाँ पे उठता है। सवाल ये उठता है कि आज जैसे डॉक्टर यूनुस साहब ने कहा, जब वो आए तो बड़ा उनका पुरतबाक इस्तेकबाल हुआ। मेरे ख्याल से भी कैबिनेट उनकी 15 रुकनी कैबिनेट हलफ उठा रही है, जिसमें कोई सियासी शख्सियत नहीं है, और मुख्तलिफ जो शुबा ज़िंदगी से एक्सपर्ट्स उनको नज़र आए उसमें शामिल हो रहे हैं। तलबा भी मौजूद थे, और जो फ़ौज के सरबराह थे वो भी मौजूद थे, और सिविल सोसाइटी, और बड़ा उनको इस वक्त, और उन्होंने जो है वो पहली बात तो ये की है कि भाई आप मुल्क में अमन व अमान कायम करें, और फिर उसके बाद आगे बांग्लादेश आगे जाएगा, और आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा जाएगा। अच्छा, एक उन्होंने बात की जो कि फिर ये डॉक्टर जैसे आर्मी चीफ के एक बात से एक सवाल जिसमें पैदा होता है ना कि यार ये तो, इसी तरह से जो डॉक्टर यूनुस साहब ने बात की ना कि हमें दूसरी आज़ादी मिली है, अब यहाँ पर भी एक सवाल पैदा होता है जो हम अपने आर्मी चीफ के बयान से अगर सवाल जहन में आ सकता है, तो डॉक्टर यूनुस साहब के बात से भी आ सकता है कि वो जो आज़ादी है वो आज़ादी थी या अलहदगी थी? देखिए 1971 में वो आज़ादी थी या अलहदगी थी? मशरिकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी एक दूसरे से आज़ाद हो गए थे या अलहदा हो गए थे? ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी आप कह सकते हैं कि भाई दूसरा जो मुल्क है उसने अलहदा हुआ और फिर वो तस्लीम हो गया, ये मिसाल भी हो सकती है। तो फिर कोरिया को कैसे लेते हैं हम? कोरिया आज़ाद हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया आज़ाद हो गया था, फिर कोरिया में फटा पड़ा, और उसके बाद जो है वो कोरिया जो है वो मतलब एक तरफ दो पार्स आ गई, एक तरफ दूसरी पार आ गई, जंग हुई, तो कोरिया जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और आर्जी तौर पे हुआ था, एक शुमाली कोरिया एक जनूबी कोरिया। अब जो शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया हैं वो दोनों अलहदा हुए थे या एक दूसरे से आजाद हुए थे? एक सवाल है ना ये भाई। शुमाली कोरिया को भी दुनिया तस्लीम करती है बहुत, ठीक है ना, उनकी तो रशिया चाइना भी तो पूरा अलायंस बन रहा है, और जो जनूबी कोरिया है वो भी एक अलग, एक सोशलिस्ट, एक रुझान ऊपर है एक का नीचे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अलहदगी थी या वो आज़ादी थी, क्योंकि दोनों मुल्क अपनी अपनी जगह हैं अलग अलग पॉलिसीज के साथ। अच्छा, आप और आगे चले जाएं तो आप मुझे बताएं कि ये वियतनाम भी तो आज़ाद हो गया था, जो ये जापान के इंपीरियलिज्म वर्ल्ड वॉर में वियतनाम भी आज़ाद हो गया था। तो वियतनाम जब आज़ाद हो गया तो जापान से आज़ाद हो गया, तो फ्रांस ने कहा कि ये तो हमारी कॉलोनी था, फ्रांस आ गया। तो पहली जो इंडो चाइना वॉर हुई है ये वियतनाम एक था। उस इंडो चाइना वॉर के अजीब वो जो 7 साल तक होता रहा, जिसमें फ्रांस निकल गया वहां से,
उसके नतीजे में वियतनाम फिर शुमाली और जनूबी, और फिर वो 1975 में शुमाली वियतनाम जो है वो एक हुआ जब ये साइगॉन वाले वाकयात हुए। अब सवाल ये, अच्छा उनको तस्लीम किया 1977 में जाके 77 में वियतनाम को सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, जो आज का वियतनाम है, बड़ा जबरदस्त खूबसूरत मुल्क है। लेकिन सवाल यह है कि वियतनाम जो है, शुमाली वियतनाम और जनूबी, और इनके दरमियान घमसान की लड़ाई हुई, खूब लड़ाई हुई। वियतनाम में शुमाली वियतनाम की तरफ अगर आप देखें, वो जो यानी पहली इंडो चाइना वॉर को भी देखें आप, पहली इंडो चाइना वॉर को देखें आप, तो वो तो फ्रांस के ऊपर हो रही है ना जो यहाँ पे, और फिर दूसरी जो हो रही है, जो वियतनाम वॉर हो रही है, वो हो रही है शुमाली और जनूबी। तो सवाल ये है कि वो अलहदगी हुई शुमाली या जनूबी वियतनाम की, घमसान की जंग हुई है इनमें आपस में, शुमाली वियतनाम हो चिमो के। लेकिन वियतनाम अपनी जो मनाता है, जो इंडिपेंडेंस डे है, वो उस दिन से नहीं मनाता जिस दिन उसको दुनिया ने तस्लीम किया था। वो डेट नहीं है उनकी, 1977 वाली तारीख नहीं है उनकी, वो 2 सितंबर 1945 वाली, जब उन्होंने आज़ादी हासिल की थी। बाद में तकसीम हो गए। तो सवाल यह है कि अच्छा अब जो है वो, अच्छा दोनों मुल्क अपनी जगह दुनिया ने तस्लीम किया हुआ है, लेकिन मेरा यह नुक्ता यह है कि अलहदगी और आज़ादी, मतलब जो ये पूरा हमारा बरे सगीर, ये तो नाम अंग्रेज़ों का कॉइन किया है ना उन्होंने, सब कॉन्टिनेंट। तो हमने 2 चीज़ें हुई ना एक साथ 14 अगस्त को 1947 में, सेपरेशन और इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि जो सेपरेशन और इंडिपेंडेंस, तो यहां पर जो है वो, और 2 बिल्कुल अलग मुल्क जिनका, अच्छा अब इसको दूसरे नुक्ते से देखें आप, पाकिस्तान और इंडिया तो 2 मुल्क बने ना, लेकिन ये तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान थे। अच्छा अब ये बना कैसे? अब मैंने कहा ना, सारी गलतियां हमारी गलतियां, उधर की गलतियां, उसको अब तरफ एक, उस पर तो कोई बहस ही नहीं है ना। जबान के इशूज थे, हम हमारी तरफ से ज्यादतियां हुई, सब वो सारी बातें अमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में जो हैं, और वो उसको तस्लीम भी करते हैं, और हुआ भी, और कुछ उधर क्या था, और ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन आखिर में जाके क्या हुआ? एक तो ये 2 कौमी नजरिया क्या खत्म हो गया, क्योंकि इसका बड़ा मजाक उड़ता था कि 2 कौमी नजरिया कहाँ गया। अब ये सवाल है अपनी जगह, लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि आज़ादी है या ये जो है ये अलहदगी है, कि उसकी वजह, मिसाल के तौर पे शुमाली कोरिया की को जब उनकी भी तो आज़ादी हो रही थी ना, जनूबी कोरिया के साथ फटा पड़ा, तो उधर से चाइना और सोवियत यूनियन आ गए। इधर हमारा फटा पड़ा, आपस में इख्तलाफ हुआ मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान का, उधर से इंडिया आ गया। अगर इंडिया ना आता तो क्या बांग्लादेश बनता? और क्या इंडिया को पता होता कि एक दिन ऐसा आएगा पाकिस्तान जो है उसमें भारत के लिए हॉस्टिलिटी इतनी नहीं है, भारत में ज्यादा है। देखिए ना, मैं तो जिस जनरेशन से हूं, हमने तो कभी सोचा भी नहीं, अगर हम ये शोबिज की और इसकी और उसकी बात करें, हमने कभी सोचा भी नहीं भाई कि किशोर कुमार जो है ये हिंदू हैं, और ये जो मोहम्मद रफ़ी हैं मुसलमान हैं। हम तो सुन के, और मैं कह रहा हूँ ना कि इनके कल्चर में उस ज़माने में फिल्में ऐसी बनती नहीं जिससे एक जाहिर होता, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अमर अकबर एंथनी, ये यकजा वाली फिल्में तो बड़ी इनके कभी हमने तो नहीं फील किया। ये गज़ल में जहाँ हम कहते हैं मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, नुसरत फ़तेह अली, जगजीत चित्रा, कभी हमने सोचा भी नहीं, ये पंकज उदास जी, कि हमने सोचा भी नहीं कि यार इनको इनके मजहब से या उससे करें। ये तो अभी रौला पड़ा है, ये बीजेपी और आरएसएस। अच्छा अब जनाब, अगर फर्ज करें चाइना और रशिया को पता होता कि कुछ सालों के बाद ये शुमाली कोरिया है जिसको आज हम आज़ादी दिलवा रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा अड्डा बन जाएगा यहाँ पे हमारे खिलाफ,
और यहां से नारे बुलंद हो रहे होंगे और गालियां पड़ रही होंगी सोशलिज्म और कम्युनिज्म को, तो क्या वो कभी शुमाली कोरिया को बनाते और कभी शुमाली कोरिया वजूद में आता? देखिए ना, बात यह है कि वो बुनियाद कैसे हुई। बुनियाद इस पाकिस्तान तो एक स्टेबल, मतलब इस वक्त पाकिस्तान में मैंने कहा ना हॉस्टिलिटी नहीं है, तो अमन की सुकून की बात हो रही है ना कि भाई आप अमन सुकून चैन से कोई रास्ता निकाल लें। बात आगे कश्मीर का इशू है, क्या है, उसको हल होगा जैसे तैसे, उसे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो हॉस्टिलिटी है, अच्छा तो एक बात तो ये हो गई। अब पहले ये जो है ना, ये जो हुआ है ये दूसरी नहीं, पहली आजादी है। क्योंकि जो 1970 और 71 में हुआ है वो तो इंडिया ने एक अपना बगल बच्चा मुल्क बनाया ना, साथ माजरत के साथ में लफ्ज, लेकिन क्योंकि देखिए ना एक वसत स्टेट थी ना कि वो कुछ भी नहीं करेगा भाई, यहां बनाओ, और ये और ओन भी किया उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ओन किया उसको। अगर उनको पता होता कि ये होना है, ठीक है, तो वो कभी बांग्लादेश को बनने देते? मतलब वो पूरी कोशिश कर देते पाकिस्तान के फौज के साथ जाके कि वहां पे जो है ना, ओके भाई ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो कल को। देखे ना, यहाँ तो डीजीएमओ जो बातचीत हो रही है, सब कुछ होता है, कोई तलखी पैदा होती है, कशीदगी होती है, 100 किस्म की बातें हैं। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि वहां जो सूरत हाल है मणिपुर में और जो सूरत हाल है उनकी, मैं तो देखें हम तो नहीं ख्वाहिश, मैं एक सवाल से पूछ रहा हूं कि वहां तो ऐसा एक क्योस है। और डॉक्टर यूनुस जो है, डॉक्टर यूनुस, उन्होंने वार्न भी किया है कि ये जो है, एक तो ये है कि उन्होंने कहा है कि ये सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, सारी माइनॉरिटी से मुराद ज़ाहिर है कि हिंदू वहाँ 7% है, पहले ज़्यादा थे, तो वो तहफ़्फ़ुज़ और लॉ एंड ऑर्डर सारा जिसको वो सुकून भी हो गया है, स्कूल कॉलेज खुलना शुरू हो गए हैं, लोग उम्मीद से कि भाई ये कम से कम ये तो नहीं है ना। कि दूसरा इशू क्या है, दूसरा इशू ये है कि वहाँ जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, उन्होंने आगे से क्या कहा डॉक्टर यूनुस ने कि हमारे लिए डिस्टर्बेंस पैदा होगी तो आपकी ये जो 7 सिस्टर्स हैं इनमें भी प्रॉब्लम होगी और सिलिगुड़ी कॉरिडोर में भी होगी, ध्यान में रखें। हमें अगर हमारे यहां अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश हुई तो वहां पर भी अनरेस्ट होगा। यानी अब बांग्लादेश पहली दफा, हकीकी आजादी कह दिया जाए उसका या कुछ भी कहा जाए, ये जो है ना, बांग्लादेश पहली दफा एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी के साथ सामने आता नजर आ रहा है और आएगा इंशाल्लाह, हमारी दुआएं बेहतरीन। तीसरा जो इशू है यहां पे वो ये है कि जो आपसे मैंने बात की ना कि पहले तो एक होता था ना कि एक आप जी को इशू हो गया तो आपने जी पाकिस्तान से बात की, पाकिस्तान ने आगे से जवाब ये दिया, पाकिस्तान पॉलिसी छोड़ दें, वो 60 की दिहाई की पॉलिसी, हमारा ऑर्डर भी ये गिरा हुआ है, उनका ऑर्डर जो गिर गया है मुल्क में, तो हमारा ही ऑर्डर जो है ये भी पॉलिटिकल ऑर्डर फारिग है बिल्कुल, ये भी यहाँ से इंशाल्लाह नया बनना है कुछ। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि वो उधर जो है वो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम अब इंडिपेंडेंट है ना, और फौज खड़ी है पीछे। अच्छा अब सूरत हाल क्या है, आज मेरे ख्याल से 15 सालों के बाद शायद कोई उनकी इंटरिम कैबिनेट हल्फ उठा रही है, और बड़े जबरदस्त लोग हैं, मेहनती, रिसोर्सेस, उनको अपनी जियो पॉलिटिकल हैसियत का भी अंदाजा है, और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी बनाएंगे। क्योंकि देखें इशू ये है ना कि जैसे भूटान हमारी हुकूमत आए, नेपाल हमारी हुकूमत आए, भाई मालदीव जा रहे हैं अब जयशंकर जी, मतलब इलेक्शन इस बात पे इंडिया आउट, इंडिया इंडिया। चौथा और सबसे जो इसमें अजीब सी बात है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैं उनकी सुन रहा था, उनकी जो बीजेपी के मुख्तलिफ शख्सियात याद होती है ना, कांग्रेस की हुकूमत, तो कांग्रेस की हुकूमत का एक अपना उनका एक नुक्ता नज़र था, आप इख्तलाफ करें इत्तेफाक करें, लेकिन उसमें सारे लोग उनको एक ब्रीदिंग स्पेस ज़रूर मिलती थी, ठीक है, वो कोई हिंदुत्व रियासत नहीं थी, ना वो बात करते थे ना कुछ करते थे। अब आप बिल्कुल एक बात कर रहे हैं कि जी यहां पर
जो है आप एक हिंदुत्व रियासत होनी चाहिए आरएसएस, और आप साथ ही कह रहे हैं कि वो जो सेकुलर हसीना वाजिद को निकाल दिया गया और वहां पे इंतहा पसंद आ गए हैं। एक तो भाई कौन से इंतहा पसंद आ गए हैं वहां, मुझे नहीं पता। ये डॉक्टर यूनुस को हम देख रहे हैं, बाकी तो जमाते हैं हर किस्म के होता है। और बात को एक इंतहा पसंद हुकूमत जो है वो कह रही है कि वो देखें, मैंने कभी इनके किसी मतलब एक गाली है सेकुलरिज्म, जो ओपोनेंट्स हैं ना उनके लिए गाली है इंडिया में, ये सेकुलर आदमी है, ये वो कह रहे हैं हसीना वाजिद चूंकि सेकुलर थी तो इसलिए उनको फारिग कर दिया इंतहा पसंदों ने। अच्छा, और आरएसएस, अच्छा अब वो उनके जो ये रस्म डाली किसने, इसकी इब्तिदा किसने की? अगर आप, अब तकलीफ हो रही है ना मुजीबुर रहमान के, ये सद्दाम हुसैन, देखें ये कुछ पिक्चर्स रह जाती हैं तारीख में, तारीख आगे निकल जाती है, अपने निशानात छोड़ के आगे निकलती है। तारीख में ये जो पिक्चर्स है ना कि मुजीबुर रहमान को खींचा जा रहा है रस्से डाल के नीचे, अच्छा हो रहा है गलत हो, छोड़ एक तरफ रखें इसको आप, ठीक है। इस पे इतराज किसको हो रहा है भाई? इसके ऊपर कोई इतराज कोई शख्सियात करें जो बड़े आज़ाद ख्याल लोग हों, बड़ी कोई उनके साथ डिस्कशन होता, वो लोग इस पे बात कर रहे हैं जिनका हीरो जो है हमारे दिल में बहुत एहतराम है, गांधी जी का, जिनका हीरो गांधी जी का कातिल है। यानी आप जरा तसव्वुर करें, वो नथुराम गोडसे, वो जो गांधी जी का फिजिकल असैसिन, यानी जिसने गोली मारी उनको, गांधी जी को शूट किया, यानी उसमें हम तसव्वुर नहीं कर सकते, तसव्वुर किया वो जो जिसने लियाकत अली खान में गोली चलाई थी वो हीरो है। मतलब एक बात है, जो गांधी जी का कातिल है वो हीरो है। ये एक होता है ना कि मतलब एक एक्सट्रीम पे आप जब जाते हैं ना, एक्सट्रीम पे, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, एक तो है ना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, उस पर तो जवाब दे। अब ये तो देखें कांग्रेस, और ये मैंने आपसे कहा ना, ये तो 47 के बाद से एक चल रहा था ना लॉन्ग टर्म, जो धड़ करके अजीब सूरत हाल हो गई है ना, और ये लॉन्ग टर्म होगा। और मैंने कहा इसको कौन फिक्स करेगा, इसको भी नहीं मुझे पता। बांग्लादेश तो अपने बॉर्डर्स वो फिक्स करके बैठ जाएगा, लेकिन जो रेफ्यूजीज और यहाँ और इनकी कनेक्टिविटी, आज की दुनिया में तो कनेक्टिविटी की बड़ी अहमियत है ना, कनेक्टिविटी की दुनिया है, और सारी कनेक्टिविटी, ये भी नहीं कि आप सिर्फ जो है वो सिर्फ ये इंटरनेट वाली कनेक्टिविटी पे ही जोर दें। आपके फिजिकल रोड्स भी तो हैं, टैंक्स ने भी तो चलना है, समुद्रों में भी तो जहाज़ों ने जाना है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट, ये जो कुछ गजा में हो रहा है, जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि 2G ने 6G और 7G को पता नहीं शिकस्त दी है, ये क्या कुछ हुआ है वहाँ। तो इशू ये है कि जब आपका हीरो जो है वो होगा गांधी जी का कातिल, तो फिर आप कहेंगे कि एक मिनट ठहर जाए, वहाँ पर इंतहा पसंद आ गए हैं, वहाँ पे कौन वो आ गए हैं, वहाँ पे ये आ गए हैं। और ये तो देखें हसीना वाजिद सेकुलर थी ना, तो सेकुलर लोग निकाले जा रहे हैं वहाँ पर। मैं, आप यकीन करें, अभी तक मुझे कई दफ़ा बड़ी हैरत होती है इस बात पे कि इतने अच्छे, और मैं इसको मतलब बिल्कुल, इतने ज़बरदस्त लोग इंडिया से, उनकी यूनिवर्सिटियों में या उनके जो मिडिल क्लास है, या आपको कमाल के लोग मिलते हैं, कमाल के लोग। आप जाएं ज़रा खलीजी रियासतों में, मिडिल ईस्ट में। मैं तो फ्रांस में गया तो वहाँ पे वो लाहौर होटल करके ऐसे बना हुआ था, तो मैं गया तो एक इंडियन, बड़े आराम से तरीके से वापस आके एक जनाब अजीब व गरीब की तंग हिंदुत्व रियासत बनेगी, ज़ात होगी, उसको खींच दो, ये हिंदू ज़ात का है, वो फलां है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो जो पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, जो मतलब लेफ्टिस्ट जो आज़ाद ख्याल हैं, वो भी गलत हैं,
जो जो मतलब अजीब जो आज़ाद ख्याल हैं वो भी गलत हैं, मतलब इन अमेरिका भी गलत है, तो फिर क्वाड क्या है, देखे ना ये क्वाड क्या है, फिर ऑकस क्या है, फिर चाइना भी गलत है, मतलब ये सारे ये अजीब एक जैसे ना जजीरे में बैठे होते हैं। और इनके यहाँ जो ये जो मैंने आपसे कहा ना कि ओपन माइंडेड अच्छे जो उनको भी गालियाँ उनको कहते हैं गद्दार हैं। यानी जो आपका इख्तलाफ करना है किसी नुक्ते पे भी, वो तो गद्दारी है इंडिया में इस वक्त। तो उस सूरत हाल में आप ये कह रहे हैं कि वो जो सेकुलर थी वो एक बदतरीन डिक्टेटर थी मोहतरमा। अच्छा ऑर्डर क्यों मैं कह रहा हूँ टूट गया, ऑर्डर टूट गया कि ये कैसे हुआ, केयर टेकर बन गई ना, दौड़ गई मुल्क छोड़ के, वापस उन्होंने आना नहीं पता, फिनलैंड जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, पता नहीं खुदा जाने क्या, अभी जयशंकर जी ने बात भी की है, चल पता नहीं। तो वो तो ऑर्डर ख़त्म हो गया, और उसमें मुझे नहीं पता कि खालदा ज़िया साहिबा आती हैं, आगे इलेक्शन में क्या होता है, दूसरी ओपोनेंट पार्टीज कौन सी होती हैं, क्या रंग रूप बनता है, लेकिन जो भी कुछ बनता है वो एक नया खाका तो बनेगा ना कि भाई ये कोई इलेक्शन कमीशन होगा, कोई वो जो भी होगा। सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा आज़ाद हुआ है बांग्लादेश जिसमें वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाएगा, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, इंडिपेंडेंटली फैसला करेगा, या हर वक्त उसे ये डर रहेगा कि जी वो नई दिल्ली हमारी हुकूमत गिरा दे, यार हमसे नाराज ना हो जाए, यार कहीं ये ना कर दे, मतलब उसके अपने रिसोर्सेज, उनके अपने लोग, उनके। तो मैं इसको, पहली बात तो ये कि ये पहले शायद सेपरेशन थी, पहले तो ये तय हो कि पहले आज़ादी थी या सेपरेशन, ये मैंने कहा ना मैं इसको ओपन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो मिसाल सूडान में क्या है, साउथ सूडान और सूडान क्या है, सेपरेशन है कि आज़ादी है, बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं, उनको भी तस्लीम कर लिया, उनको भी तस्लीम कर लिया, लेकिन वो उसने उससे आज़ाद। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ ना कि ये चूंकि डिपेंडेंट रहे हैं, ये एक हमारी गलतियां जो भी हुई अच्छी बुरी जैसी भी थी, बात वही है कि अगर इंडिया को पता होता कि ये होना है 2024 में, तो क्या इंडिया बांग्लादेश बनने देता? ये सवाल है। ब्रेक के बाद डिस्कस और इसको आप जरा कोरिया और वियतनाम और पूरी दुनिया में, नहीं बांग्लादेश को कॉलोनी बना के रखा हुआ था ना, बांग्लादेश तो पहली दफा आजाद हुआ है, दूसरी आजादी नहीं है उनकी, पहले तो शायद सेपरेशन हो गए वो कॉलोनी बन गए थे, ये उनकी पहली आजादी है, इसमें बहस कर लें। तभी एकदम एक्सट्रीमिस्ट और ये और फलाना और धोखेबाज और ये और इंतहा पसंद और हमारी सेकुलर खातून को निकाल दिया, खुदा का वास्ता ये अब सेकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें ना, वहाँ पे दिल्ली में जाके किसी यूनिवर्सिटी के अंदर देखें क्या होता है बच्चों के साथ। तो बात ये है कि ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से भारत के अंदर भी तब्दीली ज़रूरी है, और ये इसमें ये लफ्ज़ अच्छा लगा सेकुलर को सुन के, या ओपन ख्यालात, और इस पर डिबेट वहाँ पे होनी चाहिए बहुत सारे मामलात पे, और ये सारे मुल्क आपस में अच्छे ताल्लुकात के साथ रहें, और मेरा ख्याल है इसमें बांग्लादेश तो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो उस खौफ से निकल गया ना। हकीकी आज़ादी, ये टर्म पता नहीं मुझे इस्तेमाल करनी, ये हकीकी आज़ादी है, क्योंकि वो पहले तो आप देखें ना, ये जैसे भूटान के साथ क्या किया हुआ है, नेपाल के साथ क्या है, हमारी हुकूमत आएगी वरना नहीं आएगी, ये मालदीव कैसे जान छुड़ाई है उन्होंने, इंडिया आउट भाई, श्रीलंका। इशू ये है सारा कि आप मुल्कों को, ये इंडिपेंडेंस हुई है बांग्लादेश की, इससे पहले सेपरेशन थी गालिबन। जी फिर के बाद डिस्कस कर लेंगे जी बिल्कुल। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, और वो उधर IPPs का इंक्वायरी बैठी हुई है, और उधर हाफिज जो नईमुर रहमान साहब हैं वो IPPs का मसला, और गौहर एजाज साहब, और उधर जो रौला पड़ा हुआ। ये माशी दहशत गर्दी नहीं तो क्या है, इनके साथ क्या होना चाहिए जिन्होंने, ये नहीं, आप ये नहीं कि यहाँ पे कोई सुरखाब के पर लगाए मुल्क में, बिजली बना के डॉलर बनाई भी नहीं, डॉलरों में पैसा लेके, और मुल्क को डॉलर चाहिए और डॉलरों में पैसा ले रहे हैं। पाकिस्तान में डॉलर कम है, डॉलरों में पैसा ले रहे हैं, और कहाँ भेज रहे होंगे और कैसे भेज रहे होंगे। ये इतना बड़ा माफिया है ये, मतलब मैं तो इसको देखता हूँ कि क्या इसका मंतकी अंजाम होता है, क्योंकि अब तो आ गया पब्लिक के सामने, अब इसके ऊपर करें, एक्ट करें इसके ऊपर। अच्छा,
कमिंग बैक टू बांग्लादेश, मैं उसमें ये जो है ना सेपरेशन और इसके ऊपर एक इल्मी बहस है, क्योंकि मुझे आप देखें ना, मुझे आप ये बताएं कि ये शुमाली कोरिया, ये जो पहली जो इंडो चाइना वॉर हुई है ना, अगर हम उसको दिखा सकें यहाँ पे, तो जो सेकंड मैप है देखें, ये तो इकट्ठे हो गए थे, यानी ये तो एक मुल्क बन गया था ना, जो वियतनाम है, तो वो तो एक मुल्क बन गया था। अब एक मुल्क बना तो फ्रांस आ गया, बीच में जापान आ गया, जापान ने इंपीरियल जापान ने कब्जा किया, वो था फ्रांस कॉलोनी था। तो जापान जैसे ही यहां से निकला, शिकस्त हो गई, फ्रांस आ गया वापस। अब वियतनामियों ने लड़ना शुरू किया उनसे। तो पहले तो ये 7 साल 7 महीने जंग हुई, अगर आप इसको देखें फर्स्ट, इसके थोड़ा सा नीचे करेंगे तो मैं ऊपर देखूं जरा, ये चली है 1900, यानी 7 साल चली है, ठीक है। और उसका नतीजा क्या निकला, ये इधर ये लाओस तक फैल गई थी, कंबोडिया तक फैल गई थी, और आखिर में क्या हुआ, आखिर में ये हुआ कि ये विक्टोरियस हो गई, ये साइड डिफीट हो गई, लेकिन 2 हिस्सों में टूट गया वियतनाम 2 हिस्सों में टूट गया, शुमाली वियतनाम, जनूबी वियतनाम। फिर उसके बाद शुमाली और जनूबी वियतनाम में भी फिर प्रॉक्सीज है ना, एक तरफ जो है वो सोवियत यूनियन और चाइना है, और इधर जो है वो वेस्टर्न अलाइज हैं। फिर इनकी जंग शुरू हुई। अब आप मुझे बताएं कि ये जब शुमाली और जनूबी तो लड़ तो रहे थे आपस में ना, ये क्या आज़ाद नहीं, इन्होंने उनको भगाया, इन्होंने कॉलोनियल पार्ट्स को भगाया ना। पहले फ्रांस को हटाया तो दूसरे आ गए, वो दूसरे हटाए, उनको भी लड़े आपस में, उन्होंने तोड़वा। इसी तरह कोरिया में कैसे हुआ, कोरिया तो एक था, ठीक है ना। ये कोरियन वॉर स्टेलमेट है, कोरियन वॉर में कोई नहीं जीता। जो कोरियन वॉर है, तो उस वक्त क्या हुआ, 2 अलाइज ने कहा कि हमारा इशू खड़ा हो गया उनका फौरन, ये हमारा, यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका तो अलाइज थे ना। तो कोरियन जंग में कोई नहीं जीता, तो क्या नतीजा निकला, स्टेलमेट है। जैसे कि कश्मीर में कोई नहीं जीता, कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल है, कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, कश्मीर में जंगबंदी है, एक जंग है जो रुकी हुई है एक जगह, यानी एक आप उसको स्टेल कहें, स्टेलमेट कहें, जो भी कहें, ना कोई अभी फतहयाब है, ना किसी ने शिकस्त खाई है, जंग रुकी हुई है, इसीलिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसीलिए उधर से कभी आपको आवाज आती है कि उधर से गोली चली, इधर से चली, फायरिंग हो रही है, उधर भी ऐसे तैयार बैठे, इधर भी तैयार बैठे हैं, बिल्कुल सियाचिन भी। ये वो है जो तस्वीर तलब इश्यूज हैं। और ये जंग खत्म वहां पर क्या है, कोरिया में डीमिलिटराइज जोन होने का, तो थोड़े अरसे के बाद इसको ठीक कर लेंगे। ये 1 साल के लिए बस हो रहा है, जनीवा का मुआहदा हुआ था ना, तो ये नॉर्थ कोरिया में 1-2 साल के बाद खत्म। वो दिन है, आज का दिन है, वो कहीं और गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया कहीं और गया, बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे कि ये सेपरेशन थी या एक दूसरे पे फतह हासिल की थी? दोनों मुल्क हैं, अलग अलग हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी हैं, क्या कहेंगे इसको? लेकिन चूंकि ज़ेर असर है, तो हम एक तरह से इंडिपेंडेंट कह भी सकते हैं, एक तरह से नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे तो जाहिर है कि हम तो, सवाल यह है कि फिर वही बात 71 में सेपरेशन हुई थी या इंडिपेंडेंस हुई थी। यानी जो इंडिया के ज़हन में क्या था कि ये हमारी एक भूटान और नेपाल और इस तरह से जैसे हम अपने मर्जी से बनाते हैं, उठाते हैं, गिराते, पटकते हैं, चटकते हैं, ये बांग्लादेश जो इतना ज़बरदस्त मुल्क है, ठीक है, वो हमारी एक छोटी सी एक रियासत होगी, और फिर उसके साथ हम वही करेंगे जो मिजोरम और आसाम में हो रहा है, उसी खाते में डाल देंगे उसको। और फिर लुक ईस्ट और लुक वेस्ट और लुक, अब तो इशू ये है ना कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, लुक ईस्ट, लुक वेस्ट, दाएं बाएं, आगे पीछे, वो अजीब हो गई सिचुएशन। और आप जरा तसव्वुर करें, ये बात किसी, यानी उधर जो IS सुरंगों में बैठा है ना इस वक्त, उसको भी पता है कि मेरा दुश्मन कौन है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये चाइना ने किया है या अमेरिका ने किया है या सबने मिलकर कर दिया है, ये क्या हुआ क्या है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। अगर अमेरिका ने किया है तो चाइना चुप क्यों है, अगर चाइना ने किया है तो वो सफेद आदमी कौन था। अच्छा, मतलब एक रौला पड़ा हुआ है। और मैंने आपसे कहा कि अगर ये मामला अभी वेस्ट बंगाल,
इन्होंने खुद संभालना है। ये मणिपुर का जो है, मैं आपको बताऊं, लोग वहाँ के जो मीडिया के लोग हैं और वहाँ जो दानिश्वर और प्रॉपर जिनकी बातें नहीं सुनते, वो कई सालों से चीख रहे हैं कि ये मणिपुर पे, मिजोरम पे आप तवज्जो दें। वहाँ नहीं, बात नहीं करेंगे, मारेंगे, गोली मारेंगे, ये जनाब उनकी ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। वहाँ पहले अलहदगी पसंदी की तहरीकें चल रही हैं, वो पाकिस्तान बनने से पहले से चल रही हैं। वो आज़ाद सल्तनतें रही हैं बड़ी एक ज़माने में, वो आज़ाद। अब मुझे बताएं कि ये जो बांग्लादेश का हुआ है, मालदीव को तो आप देखें ना, मालदीव ज़बरदस्त मुल्क है, लेकिन बांग्लादेश कंपेयर करें, भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ नहीं है, चाइना के साथ भी नहीं है, बांग्लादेश के साथ है। मैंने आपको बताया, तो मैप देखे ना, तो पूरा बांग्लादेश भारत के, आपको अब आप मुझसे पूछें कि भारत के मगरिब में या मशरिक में बांग्लादेश, तो मैं क्या कहूंगा आपको? उस नक्शे को अगर देखें जो एक वाइट कलर का कलम दिखा रहे थे, तो उसमें तो आप मुझे बताएं कि कहां पर बांग्लादेश तो चारों तरफ से, यानी एक भारत का जो इलाका है उसके मगरिब में बांग्लादेश, एक भारत के इलाके के जनूब में, एक भारत के इलाके के मशरिक में, एक शुमाल मगरिब में, एक शुमाल जनूब में, मतलब चारों तरफ भारत के है ना वो। तो वो तो एक तरह से अंदर, आप देखें ना, मैंने जो कल भी बात की थी, ये मेरा अपना नुक्ता नज़र गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं तो मैप को देख के बात कर रहा हूं। मुझे बताएंगे भारत के मशरिक में, मगरिब में कहां पे है बांग्लादेश? कैसे बताएंगे आप? देखें, मैं आपको इस तरह बताऊं, जो मैंने कल बात की थी ना कि आप ये डिपेंड कर रहे हैं बांग्लादेश पे जी। हमारे 4 सूबे, ठीक है, और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। अब आप मुझे बताएं कि ये जैसे पंजाब और केपी, ये तो कोस्टल लाइन पे नहीं है ना, इनकी तो और खूबियां हैं, ज़राअत है, तरक्की और, लेकिन अगर आप, तो ये कोस्टल लाइन हमारे 2 सूबे यानी बलूचिस्तान और सिंध के साथ कोस्टल लाइन है, ऐसे ही है ना पाकिस्तान। अब आप तस्वुर करें कि पंजाब जो है वो अपनी कोस्टल लाइन के लिए किसी और मुल्क, एक और मुल्क को जहां नारे लग रहे हैं उसके, और वो उसकी कोस्टल लाइन यानी साहिल तक पहुंचने के लिए, उसको समंदर तक पहुंचने के लिए, वो लैंडलॉक हो, बहुत सारी लैंडलॉक रियासतें हो, और वो एक सारी मिलके एक ऐसे मुल्क पे डिपेंड कर रही हो जो मुल्क यानी ऐसी, यानी वहां पे इंडिया आउट नहीं हुआ, इंडिया किक आउट हो गया है। मतलब अजीब सूरत हाल बनी है ना। अब मुझे ये बताएं कि इसको, ये अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि वो ये किया किसने है, पाकिस्तान तो मैंने आपसे कहा ना वगैरह वगैरह में हमेशा डाले जाते हैं, ये वो सारे वगैरह वगैरह पाकिस्तान, वो किसान बैठे हैं बेचारे तो पाकिस्तान ने की है, वो तो स्टूडेंट निकले वो तो छोड़ दें, वो कोई इनकी फिर कोई शायर कोई नज़म पढ़ देता है, वो कहते पाकिस्तान है, वो कभी वो शाहरुख खान के पीछे लग जाते हैं, वो तो छोड़ दें, वो तो अजीब वहाँ सूरत हाल बनी हुई है। अब तो नाम लेते हुए भी हमें तो कभी सोचा भी नहीं, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना, और हम तो सब, हमारे भी तो दिलीप कुमार भी वैसे, हम तो, मैंने कहा ना, हमने तो सोचा भी नहीं कभी कि ये इस तरह से भी तफरीक हो सकती है। एनीवे, अब ये बात कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म, अच्छा उधर तो ये एक बड़ा रौला है, वो शायद फिनलैंड जा रही हैं, वो कहाँ जा रही हैं, उनकी बेटी उनकी ट्वीट कर रही है कि मामा से मुझे मिलने नहीं दिया। वो मामा उधर ही तो है भाई, आप हमारी तो इतला के मुताबिक आपके मामा भी हैं उधर ही हैं, आप भी उधर ही हैं, तो वो क्यों नहीं मिलने दिया, क्या रौला है, क्या इशू है, कैसे हल होगा? और वो जो है वो ये इसका देखें स्पिल ओवर होने जा रहा है रेफ्यूजीज की सूरत में भी, और नारकोड, और बहुत से वहाँ लोग जाएंगे। और अभी मैंने कहा ना कि बांग्लादेश भी उन लोगों, वो भी बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बांग्लादेश के लोगों से आप इंटरेक्ट करें, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। यानी ये जो यानी वो हैं बड़े, जिसे कहना चाहिए ना आपको, यानी हमें तो याद है ये 71 में, मुझे याद है शहनाज बेगम, रूना लैला, शबनम, हमारी जो शबनम जी वहाँ से, और बहुत सारे लोग, शायर, आर्टिस्ट, पता नहीं कितने, हम बड़े इंटेलिजेंट, क्रिएटिव सारे। लेकिन अब उनको मौका मिलेगा आगे जाने का, पानी उनके पास है, ज़राअत उनके पास है, मेहनती वो हैं, जियो पोलिटिकल उनको, उनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता, ज़बान उनकी, लैंग्वेज उनकी, सारी चीज़ें दुनिया के अंदर एक जनाब उनकी जगह इस वक्त। मुबारकबाद किसने दी है? सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा हम काम करेंगे साथ,
और मुकम्मल तौर पे, ठीक है, बाकी हमारी तरफ से भी, बाकी मुल्कों की तरफ से भी का मामला। लेकिन आप देखें कि ये हुआ कि कैसी सूरत हाल बनी है वहाँ पर। जो दूसरा एक खुरेजी है, कत्लेआम, ये हमारे आंखों के सामने ऑर्डर गिर रहे हैं। मैंने कहा ना पाकिस्तान में भी ऑर्डर गिरा है। पाकिस्तान में ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन है इस वक्त? मुझे बताएं ना। अदालत के जज साहिबान सारे जो उन्हें बताना है हमें, पार्लियामेंट, अदालत है, पार्लियामेंट है, सीटें किसकी होंगी किसकी नहीं होंगी। यानी एक अजीब सी जगह पे वो 90 दिन थे, 90 दिन नहीं थे, केयर टेकर कितने अरसे रहेंगे। मतलब एक सिस्टम हवा में झूल रहा है, इसको कोई फिक्स नहीं कर सकता। आप जो मर्जी कर लें इसके ऊपर, आप जितना मर्जी इसके ऊपर दमा, जब तक सब लोग बैठ के ये तय नहीं करेंगे मुल्क को आगे कैसे चलाना है, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। ये ऑर्डर चला गया है। एक ऑर्डर होता है ना, एक वहां पे किसने गिराया है ये सारा ऑर्डर? ये जनरेशन जी ने गिराया है, ये यूथ ने गिराया है, ठीक है ना, जिनके लीडर का नाम भी नहीं किसी को पता था, वो स्टूडेंट्स ने आके वो फंदा डाल के खींच के निकाला। क्या बकवास लगाई हुई है। ट्रक की बत्ती के पीछे में ये इस तरक्की कर गई, फलां कर गई, धमाकना कर गई, नंबर दिखा दिखा के, और सारा वक्त वो मैक्रो आ गया, फलाना आ गया, धमाकना है, तो बाहर चला रहा है पॉलिसी। उनकी यूथ बड़ी इंटेलिजेंट है। अब जनाब मुझे ये बताएं कि यहाँ का जो ऑर्डर है ये हमारे 1985 या 1900 पता नहीं 47 के लोग बनाएंगे या 1940 के लोग बनाएंगे। अल्लाह ताला खैरियत से रखे हमारी हमारे जो सीनियर्स हैं सारे। लेकिन मसला ये है कि जो आपकी यूथ है वही तो, आप ये यूथ अगर आप इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये एक आध साल में बर्डन बन जाएगी आपके लिए। ये आज आपकी स्ट्रेंथ है, कल आपके लिए बर्डन होगी, ठीक है ना। और कल इसलिए वो आज फैसला करें, ऑर्डर गिर गया है, आपस में बैठें, असेंबली कैसे बननी है, कैसे होंगी सीट्स, क्या खुदा का आइन खामोश हो गया। यानी अजीब भाई, मुल्क पूरा मुल्क आइन खामोश है। इलेक्शन कमीशन ने कहा आप तशरीह करें, उन्होंने कहा तशरीह तो हो गई, दो ने कहा तशरीह हो गई, बाकी फैसला है, कौन बैठी हुई है। मसला ये है कि भाई इसको जरा आगे बढ़ें थोड़ा सा। वहाँ पर खामोशी इसलिए छा गई है कि चाइना ने बात की है जॉर्डन और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से कि इसको डी एस्केलेट ना होने दिया जाए। रशिया ने भी किया, और कैमिला हैरिस ने कभी ये कहा है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वहाँ पर आपको मैं बताऊँ, ये ख़त्म हो रही है, ये जो इसराइली लॉबी शॉबी, ये सारा खेल ख़त्म हो रहा है। लेकिन जो कैमिला हैरिस का कल स्टेटमेंट है कि मैं जो जा रहा है असला इसराइल को, न्यूज़ वीक को मैं कोट कर रहा हूँ, 18 स्लाइड, उन्होंने कहा है कि ओपन टू डिस्कसिंग इसराइल आर्म्स एम्बार्गो, पाबंदी लगाने पे बात करें। सवाल ये है कि जो मुआहदा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सेक्रेटरी ब्लिंकन और व्हाइट हाउस का ये कहना ये है कि अब तेज़ी से मुआहदा आगे बढ़ रहा है, और अगर मुआहदा आगे बढ़ गया सीज फायर का, तो क्या इसमें जो है वो अब इंतकाम से रुक जाएंगे? क्योंकि ईरान में तो इस्माइल हानिया का हुआ है ना, तो ईरान को मैसेज गया है, तो ईरान ने अभी ये वो है जो खबरें हैं यानी बैक चैनल्स पे, कि ईरान को मैसेज गया है अमेरिका का कि आपके तो इस्माइल हानिया को हमने किया, इसराइल ने किया है, तो हम तेज़ी के साथ अब अगर इस वक्त सीज फायर मुआहदा, वही मुआहदा कि 2 रियासती हल और कैदियों की रिहाई और ये सारा कुछ, अब उस पर जाते हैं, तो क्या इसको रोका जा सकता है? अच्छा, अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया इसका, और हिजबुल्लाह ने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हिजबुल्लाह करेगी रिटेलिएट अभी तक, और इसमें करेगा, इसमें हमास भी करेगी, ईरान भी करेगा, ये जो भी। लेकिन जो रुकावट आ गई है वो ये है कि अब अगर तेजी से, वो कह रहे हैं अब अगर तेजी के साथ सीज फायर एग्रीमेंट होता है, तो क्या उसके ऊपर फिर ये ईरान और हिजबुल्लाह रुक जाएंगे बदला लेने? सीज फायर वो यानी वो एग्रीमेंट 2 रियासतें हल वाला, उस पर एक आखिरी कोशिश हो रही है, आखिरी कोशिश। इसीलिए ये मामला जो है, ना ईरान ने अभी तक और ना हिजबुल्लाह ने अभी तक, वो वेट कर रहे हैं, वो इसको सरप्राइज देंगे जैसे देंगे। लेकिन ये पस मंजर में पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि उस सीज फायर मुआहदे पे, क्योंकि उसमें चाइना भी था जी, उसमें रशिया भी था, ठीक है, उसमें टर्की भी था, उसमें ओआईसी भी था, सारे खड़े, सारे ईरान और सारे फलस्तीनियों के साथ, और हिजबुल्लाह सब सारे वो फलस्तीनियों के साथ, मतलब ये तो पोलिटिकल पार्टी असल तो फलस्तीनियों का है इशू, फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं सारे। लेकिन सवाल ये है कि ये स्पिल ओवर ना हो जाए, कहीं फैल ना जाए, कि रीजनल वॉर ना हो जाए, कहीं मजीद खूनरेजी ना हो, उससे कैसे बचाया जाए, उसके लिए आखिरी कोशिश हो रही है। और वो कोशिश अमेरिका नहीं कर रहा, बल्कि वो अमेरिका के साथ साथ कुछ नुक्तों पे सब इकट्ठे हो जाते हैं ना,
मुझे बताएं कि ये फ़लस्तीनी इशू पे एग्रीमेंट जो हुआ है, इस पे क्या अमेरिका, चाइना और रशिया इकट्ठे नहीं हुए? वही एक ही एग्रीमेंट में सब इकट्ठे हुए ना, बीच में गड़बड़ हुई, बीच में इसराइल की तरफ से हुई ना, लेकिन एक एग्रीमेंट में सब एग्री, उधर फ़लस्तीनी आपस में मिल रहे हैं, उधर से सारे इकट्ठे हुए ना। तो इंडिया को कहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि इंडिया के मामले में सारी दुनिया इकट्ठी हो गई हो हसीना वाजिद को निकालने में, ऐसा भी तो हो सकता है जी। कोई ऐसा एग्रीमेंट तय पा गया हो जिस पे अमेरिका, चाइना समेत सब लोग इकट्ठे हो गए हो, पूरी दुनिया, कि उसको उठा के फेंको। किसी की मजम्मत आई है, किसी का एक बयान आया है हसीना वाजिद की फेवर में? इंडिया का भी नहीं आया, इंडिया का भी नहीं आया। उनका भी यह आया है कि हम हालात का जायजा ले रहे हैं, हमारे सफ़ीर जो है वो आज शिरकत करेंगे। डॉक्टर यूनुस की अलग हद हो गई। और मतलब ये है कि अब वहाँ पर देखते हैं कि जो अगले लोग आए हैं उनसे बातचीत करेंगे, नए सिरे से ज़िंदगी का ये क्या क्या रौला है। तो देखें, बहरहाल हमारी दुआ है कि वहाँ सुकून आए, लेकिन ये है कि ये बात हुई, ये पहली इंडिपेंडेंस है, दूसरी नहीं है। पहली सेपरेशन थी, और ये जो है वो जो पहला जो भी कुछ भी था उसको वहाँ की नौजवान नस्ल ने उसको फांसी डाल के उसको सड़कों पे गिरा दिया। अब पहली इंडिपेंडेंस है, और यहाँ से बांग्लादेश इंशाल्लाह एक आज़ाद मुल्क के हिस्से से आगे बढ़ेगा और दुनिया में आगे जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।